वेलकम टू YFCC। आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि संविधान एक्चुअल में होता क्या है। संविधान की हम जब बात करें तो संविधान होता है कुछ नियमों और उपनियमों का एक लिखित या अलिखित दस्तावेज के रूप में, जिसके अधीन रहते हुए किसी भी देश की सरकार उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन करती है, तो उसे ही हम संविधान कहते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ या भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम इस चैप्टर के अधीन रहते हुए अंतर्गत जानने वाले हैं। भारतीय संविधान की बात करें तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमें मिलती है ब्रिटिश कालीन व्यवस्था से। तो हम भारतीय संविधान की जब भी संवैधानिक विकास क्रम की बात करेंगे तो ब्रिटिश कालीन व्यवस्था में जो कानून नियम बने, जिसके अधीन रहते हुए यहाँ की भारत की जो शासन व्यवस्था का संचालन हुआ, उन्हीं की जो चर्चा हम करेंगे, क्योंकि उन नियमों और कानूनों का ही प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पे पड़ा है। तो इसलिए हम भारतीय संविधान के विकास चरण को उनके अधीन या फिर उनके अंतर्गत ही हम देखते हैं। बात करते हैं ब्रिटिश कालीन व्यवस्था की, तो एक बड़ा नाम आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में होती है, और वहाँ पर ये स्थापना के साथ ही उस समय की महारानी एलिजाबेथ है, वहाँ पर एक राजलेख या चार्टर के माध्यम से वहाँ पर एक ट्रिटी साइन होती है, एक संधि साइन होती है, एक चार्टर बनता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों के साथ में इस कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार दिया जाता है, और ये एकाधिकार 15 सालों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है। उसी चार्टर के अधीन रहते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी या दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों के साथ में व्यापार करने के उद्देश्य से समुद्री मार्ग के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों में आती है। इसी क्रम में भारत में ये कंपनी आती है 24 अगस्त 1608 में, और उसके बाद में धीरे धीरे भारत में अलग अलग स्थानों पर ये अपनी व्यापारिक कोठियाँ या फैक्ट्रियाँ स्थापित करना शुरू करती है। उस समय मुगल कालीन व्यवस्था थी या मुगलों का शासन था। धीरे धीरे उसी समय में भारत में एक संक्रमण का दौर चल रहा है। मुगल कालीन व्यवस्था या मुगल साम्राज्य है धीरे धीरे पतन की ओर है, और क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव हो रहा है, और इस तरह से अलग अलग जगहों पर कहीं न कहीं एक शासन व्यवस्था के कॉन्फ्लिक्ट से एक अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है। और इसी अराजकता के माहौल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महत्वाकांक्षा है उसमें वृद्धि हो जाती है कि वो भी सिर्फ व्यापारिक कंपनी न रह के एक शासन करने वाली कंपनी के रूप में अपने आप को स्टेबलाइज करे, स्थापित करे। तो यहाँ पे धीरे धीरे वो भी युद्धों के अंदर इन्वॉल्व होने लगती है और अपनी शक्ति का वृद्धि कर अपनी शक्ति को बढ़ाने लगती है। आगे चल के 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है, उससे ये साबित हो जाता है कि अगले आने वाले सालों में कौन भारत पे शासन करने वाली शक्ति के रूप में उभरेगी, और उसमें एकमात्र नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही होता है, क्योंकि 1757 और 1764 के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसकी महत्वाकांक्षा थी शासन करने की, वो कहीं ना कहीं पूर्ति होती है, क्योंकि वो इन युद्धों में जीत भी हासिल करती है। आगे चल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी शासन व्यवस्था को यहाँ पे लगाना स्टार्ट करती है। 1764 के बाद में ये 1765 में बक्सर का जो युद्ध है उसमें ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जितने भी राजस्व से संबंधित या यूँ कहीं दीवानी मामलों से संबंधित अधिकारों को प्राप्त करके यहाँ राजस्व कलेक्शन का भी काम ये स्टार्ट कर जाती है। इससे उसका जो कहीं ना कहीं आर्थिक बेस होता है वो मजबूत होने लगता है, और इस तरह से ये एकदम से जो ग्रोथ करने वाली कंपनी के साथ साथ एक बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली कंपनी के रूप में उभर के सामने आती है, और धीरे धीरे यहाँ की शासन व्यवस्था पे वो कब्जा करना स्टार्ट कर देती है। तो उसी दौर में जब कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनके बीच में जब चीज़ें अलग अलग तरीके से गुजरती है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार कुछ नियमों को उनके लिए बनाती है कि भारत में वो किन नियमों के अधीन रहते हुए, क्योंकि सर्वप्रथम जो कंपनी आती है सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आती है, लेकिन अब शासन पे भी वो शासन भी करने लगी है। तो अब वो शासन किन नियमों के अधीन रहते हुए किन कानूनों के अंतर्गत चलाएगी, उसके लिए वहाँ से उनके लिए कानून बन के आते हैं, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे उसको उन कानूनों को भारतीय लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पे शासन व्यवस्था का संचालन करती है। या यूँ कहें कि भारत में ब्रिटिश कालीन व्यवस्था को हम दो रूपों में देख सकते हैं। सबसे पहला है जो
ब्रिटिशकालीन व्यवस्था में जो ब्रिटेन की सरकार है वो वहाँ से कानून बनाती थी और कंपनी उन कानूनों के अधीन रहते हुए यहाँ पर शासन करती थी। तो हम जो है उस शासन को, भारत में ब्रिटिशकालीन शासन के दो रूपों को हम देखते हैं। सबसे पहला है कंपनी का शासन, जहाँ पे कंपनी शासन कर रही है, रूल बना रही है ब्रिटेन की गवर्नमेंट। लेकिन उसी दौरान कुछ समय बाद में 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के बाद में कंपनी का अस्तित्व समाप्त करके ब्रिटेन की गवर्नमेंट भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन ले लेती है। तो यहाँ पे हम ब्रिटिशकालीन शासन व्यवस्था को कंपनी के शासन के अधीन देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे क्राउन के शासन के अधीन। कंपनी के शासन के अधीन में सबसे पहले शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट प्रथम अधिनियम है जिसके द्वारा कंपनी को नियम कायदों में रहते हुए किस तरह से शासन संचालन करना है वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उस कानून को बना के उनको सुपुर्द करती है और उसके अनुसार जो है उनको शासन व्यवस्था का संचालन करना होता है। उसके बाद में 1773 के बाद में एक क्रमिक रूप से जो है कानून समय समय पर ब्रिटेन की गवर्नमेंट द्वारा कंपनी को बना के दिए जाते हैं, जिसमें से आगे आने वाले कानूनों में 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, 1786 का अधिनियम है, 1793 1793 के बाद में 1813 का जो चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट है। इस तरह से एक अधिनियमों की या नियम चार्टरों की जो है एक श्रृंखला के रूप में जो है कानून कंपनी को बना के दिया जाता है और कंपनी है उसके अनुसार भारत में शासन व्यवस्था का संचालन करती है। 1857 की क्रांति के बाद में जो व्यवस्था है वो सीधी ब्रिटेन की गवर्नमेंट के अधीन आ जाती है और ब्रिटेन की गवर्नमेंट न सिर्फ कानूनों का निर्माण करती है जबकि उन कानूनों के अंतर्गत रहते हुए यहाँ की शासन व्यवस्था भी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे शासन करने के लिए जो है आ जाती है। या आने का मतलब तात्पर्य ये है कि यहाँ पे अब जो है कंपनी का प्रतिनिधित्व न रह के ब्रिटेन की गवर्नमेंट का ताज का जो है शासन होगा और ताज के शासन के अधीन यहाँ उसके प्रतिनिधि है वो यहाँ पे शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो दूसरी व्यवस्था के रूप में ताज का शासन हम देखेंगे। ताज के शासन के अधीन जो है सबसे पहला एक्ट आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद में 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम और उसके बाद में 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम जो कि एक क्रमिक रूप से आते हैं। और 1947 में जो है अंतिम रूप से जो आता है भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम और उसके द्वारा जो है भारत को स्वतंत्रता मिलती है और साथ ही जो है आगे की व्यवस्थाओं का संचालन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह से ये जो एक्ट और कानून है वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान का एक क्रमिक विकास को हमें शो करते हैं कि किस तरह से कानून है भारतीय संविधान में आए हैं या भारतीय संविधान को किस तरह से उन्होंने प्रभावित किया है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं को जानेंगे। तो आज हमने एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखा है कि जिसमें देखा है कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था या ब्रिटिशकालीन व्यवस्था में शासन को हम दो रूपों में देखेंगे। सबसे पहला ब्रिटिशकालीन व्यवस्था में कंपनी का शासन और दूसरा जो है ताज का शासन। ठीक है, तो अब जो है हम आगे जो आने वाली सीरीज के अंदर एक एक अधिनियमों को और एक एक एक्ट को डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे प्रीवियस एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रेस्पेक्ट में चर्चा किया गया टॉपिक यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।